हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बताने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप एक कल्पना मान के अनदेखा करने की ना सोचना। ये मेरे जीवन की सत्य घटना है। सिर्फ घटना कहना सही नहीं रहेगा, सच कहूँ तो ये मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव है जिसे मैं आज आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस रचना से कुछ नया सीखेंगे। ये घटना आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रह रहे मंगल जी के परिवार से शुरू होती है। एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में मंगल जी के 3 बेटों का विवाह हुआ था। सारे परिवार की औरतें नई नवेली बहुओं के साथ शादी के बाद की रस्मों में लगी हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में खुशियों से भरे हुए घर में किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ गूंजने लगी। थोड़ी देर में सारा परिवार और रिश्तेदार नई नवेली बहुओं के कमरे के बाहर जमा हो गए। पता नहीं क्या हुआ, सबसे छोटी बहू बेसुध होकर जोर जोर से रोने लगी। कभी रोती कभी हंसती, मानो पागल हो गई हो। महिलाओं ने बाहर आकर घर के पुरुषों को बताया कि छोटी बहू में किसी आत्मा का साया है। सब भौचक्के रह गए हैं। अब आधी रात को जाए तो जाए कहाँ। अतः गांव में ही ढूंढकर एक ओझा को बुलाया गया, जिसने आते ही अपने झोले से कुछ भस्म इत्यादि लगाने को दी और मंत्र बुदबुदाते हुए थोड़ी देर शांत बैठ गए। उसके बाद अचानक से वो बोल पड़े, मसानिक तंत्र हुआ है तुम्हारे परिवार के ऊपर, बाधाएं पड़ने वाली हैं अभी। वहां मौजूद लोगों ने शायद ही मसानिक तंत्र जैसा कुछ पहले सुना ही था, लेकिन इस भयावह शब्द को सुनकर सब लोग डर गए थे। जिन लोगों को नहीं पता है मसानिक तंत्र के बारे में, उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसा तंत्र है जिसे आप काला जादू कह सकते हैं। इसमें बुरे तांत्रिक शमशान से सिद्ध किए हुए भूत प्रेतों को दूसरों के विनाश के लिए भेजते हैं, जिन्हें आमतौर पर मारण क्रिया या चौकी चलाना बोलते हैं। ओझा के चले जाने के बाद छोटी बहू शीतल थोड़ी सी सामान्य हुई और सब ने राहत की सांस ली, लेकिन ओझा की बातों से सब लोग भयभीत थे। सर्दियों की रात, मध्य रात्रि का समय, मेहमानों से भरा हुआ घर और महिलाओं की खुसर फुसर, सारा माहौल मानो अनदेखे अनसुने हादसे के लिए तैयार बैठा था। इतने में मंगल जी के पड़ोसी बोल उठे, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा भगत है, कल हम सब उसके पास चलेंगे और मामले की छानबीन करेंगे, सब सही हो जाएगा। थोड़ी देर ऐसे ही इधर उधर की बातें चली और फिर सब लोग सोने चले गए। लेकिन शायद कोई था जिसे इसी मौके का इंतजार था, पर कौन? जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह होते ही सबको एक बड़ा झटका लगा। घर के मुख्य द्वार पर खून की छींटें और लाल कपड़े में बंधा हुआ काले मुर्गे का सर। महिलाओं ने देखते ही हो हल्ला मचा दिया और थोड़ी देर में ही सभी परिवार के सदस्यों की नींद उड़ गई। सब चिंता में पड़ गए और इतने में मंगल जी की बड़ी बेटी, जो पशुओं को चारा डालने उनके बाड़े की तरफ गई थी, हाफते हुए और रोते हुए घर के अंदर घुसी और उसने बताया कि उनकी एक भैंस मर चुकी है। मंगल जी के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। शादी का खर्च, ऊपर से अचानक से भैंस का मर जाना और उस ओझा की डरावनी बातें। मंगल जी फूट फूट कर रोने लगे। बगल में खड़े उनके 3 बेटे चुपचाप खड़े थे और कर भी क्या सकते थे।
कच्ची उम्र में शादी हुई और अचानक से ये सब घटित होने लगा। इतने में छोटी बहू शीतल दोबारा जोर जोर से हंसने लगी। उसके सिर पर प्रेत आत्मा का आवेश आ चुका था। कोई स्थिति को समझ पाता इससे पहले ही शीतल ने मर्दानी आवाज में जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। बर्बाद कर दूंगा, देखता जा आगे आगे क्या होता है। कुछ भी कर ले, ना कोई बचेगा, सब कुत्ते की मौत मारे हुए, सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ऐसा कहकर शीतल जोर जोर से हंसने लगी, मानो कोई राक्षस अट्टहास कर रहा है। सब मौन थे। कोई करता तो क्या करता, जाता तो आखिर कहाँ जाता। सबके मन में बस एक सवाल था कि ये मसानिक तंत्र किया किसने है और इससे आगे और क्या बुरा होगा। आनंद फानंद में दोबारा ओझा को बुलाया गया और वही भस्म विभूति देकर कुछ मंत्र बोले और शीतल दोबारा से सामान्य हो गई। लेकिन इस बार ओझा ने स्पष्ट कह दिया कि मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तंत्र का प्रभाव बहुत अधिक है और तुम्हें किसी अच्छे तांत्रिक या भगत के पास जाना चाहिए, तभी शायद तुम लोग बच पाओगे। ओझा ने अपने किसी मुस्लिम तांत्रिक का नंबर दिया और वहां से चला गया। मंगल जी ने बिना देरी करे टेलीफोन बूथ पहुंचकर उस तांत्रिक को फोन करा और सारी आपबीती कह सुनाई। शायद मंगल जी की बातें सुनकर वो स्थिति को भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने शाम तक आने का आश्वासन दिया और कुछ तैयारियां करने को कहा। मंगल जी अपने तीनों बेटों के साथ तैयारियों में जुट गए और दोपहर तक उन्होंने सारा काम निपटा दिया। शाम को बाहर से तांत्रिक आने वाले थे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए महिलाओं को निर्देश दिया गया। उन्होंने हामी भरी और चुपचाप लग पड़ी कामकाज देखने में। लेकिन छोटी बहू शीतल सामान्य होते हुए भी असामान्य सी दिखाई पड़ रही थी, जैसे किसी बात से वो बहुत डरी हुई हो। धीरे धीरे शाम हुई और शाम होते ही मंगल जी स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े, दूसरे शहर से आए हुए तांत्रिकों को लेने के लिए। स्टेशन पर पहुंचते ही उन्होंने इधर उधर निगाहें फेंकना शुरू कर दिया। उन्हें दो लड़के आते हुए दिखाई पड़े जो दिखने में नौजवान लेकिन वेशभूषा से पक्के तांत्रिक लग रहे थे। मंगल जी ने आगे बढ़कर दोनों का स्वागत करा और उनका बैग पकड़कर खुद आगे आगे चलने लगे। थोड़ी देर में मंगल जी दोनों तांत्रिकों को लेकर घर पहुंच गए। घर जाकर देखा तो वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि छोटी बहू शीतल के साथ उस प्रेत शक्ति के आवेश से बेसुध होकर नीचे गिर पड़ी थी। दूसरे शहर से आए हुए तांत्रिकों ने फौरन शाम की पूजा में लगने वाले सामान की सूची मंगल के बेटे को पकड़ा दी और खुद आपस में बात करने लगे। सबको दिन ढलने का इंतजार था, क्योंकि दिन ढलने के बाद तांत्रिक की क्रियाओं का खेल शुरू होने वाला था। सबके मन में यही प्रश्न था कि शाम को आखिर क्या होगा। क्या उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी या अब की बार भैंस के स्थान पर किसी मनुष्य की मृत्यु होगी। दिन ढल चुका था। मंगल जी और परिवार के सभी सदस्य रात का खाना खाकर पूजा की तैयारियों में लग चुके थे। वहीं दूसरी ओर दूसरे शहर से आए मुस्लिम तांत्रिक अकेले कमरे में बैठे हुए कुछ क्रियाएं कर रहे थे। मंगल जी के परिवार में जो कुछ भी बुरा घटित हो चुका था, उसके कारण सभी थोड़ा सा आतंकित थे कि कहीं कोई नई विपदा ना आ पड़े। इतने में हकीम खान नाम के तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रियाओं को आरंभ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले घर में एक विशेष प्रकार की धुनी सुलगाकर उसे घुमाया गया। उसके प्रयोग से किसी भी स्थान को शक्ति शून्य कर दिया जाता है, यानी कि उस धुनी का प्रयोग जिस भी स्थान पर किया जाएगा वहां से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की शक्तियां पलायन कर जाएंगी और वो स्थान पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इस क्रिया को पूरा करने के बाद तांत्रिकों द्वारा घर के बंधन किया गया, जिससे कोई प्रेत शक्ति घर में उनकी अनुमति के बिना प्रवेश न कर सके। मंगल जी और परिवार के अन्य सदस्य एक एक क्रिया को खड़े बड़े ध्यान से देख रहे थे। सबके मन में एक उम्मीद थी कि शायद आज
सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सब दशकों तक इन्हीं परेशानियों में दबकर रहने वाले हैं। तांत्रिकों द्वारा प्रारंभिक क्रियाएं पूरी कर ली गई और उसके बाद उन्होंने एक हरे कपड़े को चौकी पर बिछाया। अगरबत्ती, दीपक, इत्र, भोग, भेंट चढ़ाने के बाद वो कुछ आयतें पढ़ने लगे। वास्तव में वो अपने देवी देवताओं को वहां आने के लिए मना रहे थे। कुछ समय बाद छोटी बहू शीतल को तांत्रिकों ने सामने बैठने का निर्देश दिया। शीतल सहमी हुई थोड़ा आगे सरक कर बैठ गई और उसके बाद तांत्रिक हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र बुझाते और जल शीतल पर फेंक देते। यही क्रिया उन्होंने 3 बार दोहराई और अचानक से शीतल जोर जोर से हंसने लगी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई शीतल की हंसी ने मानो सारे घर को डर से भर दिया हो। शीतल पर प्रेत आत्मा का आवेश आ चुका था और तांत्रिक ने पूछना शुरू करा, कौन है, कहाँ से आया है, क्यों परेशान कर रहा है इसे। शीतल ने हंसते हुए कहा, तेरे में दम है तो पता कर ले कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कुछ नहीं बताने वाला। कहकर शीतल फिर से जोर जोर से हंसने लगी। तांत्रिक ने अपने बैग से लोहे की एक जंजीर निकाली और उस चौकी पर रखकर अपने देवता को बुलाने लगा। कुछ मिनटों के बाद तांत्रिक के शरीर पर उसके देवता आ गए और वो जोर जोर से हांफते हुए ताल ठोकने लगा। और फिर उसने वहां बैठे सभी लोगों को सलाम वालेकुम कहा और लोहे की जंजीर उठाकर अपने शरीर पर जोर जोर से मारने लगा। वो मार अपने शरीर पर रहा था पर चीख शीतल रही थी। कुछ देर यही सब चलता रहा और उसके बाद फिर दोबारा तांत्रिक ने शीतल के शरीर पर आ रही प्रेत आत्मा से पूछना शुरू करा और इस बार शीतल बोल पड़ी कि मुझे शमशान से चलाया गया है इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। मैं इन्हें बर्बाद करूंगा। अकेला नहीं हूं मैं, मेरे साथ और भी कई भूत प्रेतों की टोली है। इतना कहकर शीतल चुप हो गई। तांत्रिक ने दोबारा पूछना शुरू करा, किसने भेजा, नाम बता। नाम नहीं बताऊंगा, बस इसी परिवार का है। तांत्रिक की लाख कोशिशों के बाद भी शीतल के शरीर पर आ रही प्रेत आत्मा ने किसी का नाम नहीं बताया। शायद वो किसी तरह के बंधन में बंधी हुई थी। उसके बाद तांत्रिक ने एक मटका मंगाया और उसमें 5 प्रकार की मिठाई, इत्र, सिगरेट, नींबू, शीतल के कुछ बाल काटकर डाल दिए और शीतल के शरीर पर आ रही आत्मा से उस मटके में बैठने के लिए कहा गया, परंतु उसने मना कर दिया और कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे बकरे की कलेजी का भोग चाहिए। अब इतनी रात में तो बकरे की कलेजी कहाँ से लाई जाए, लेकिन मंगल जी का उठना बैठना कुछ कसाईयों में भी था, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को वहाँ भेजकर कलेजी मंगवा दी और उसके बाद उस आत्मा को कलेजी का भोग दिया गया और वो मटके में बैठने के लिए राजी हो गया। इस प्रक्रिया में एक तरह से उस प्रेत आत्मा को शीतल के शरीर से अलग करके उस मटके में कैद किया जा रहा था, जिसे तंत्र की भाषा में उतारा कहा जाता है। उतारे की क्रिया पूरी हुई और शीतल के शरीर से आत्मा हट चुकी थी, वो लगभग सामान्य हो गई थी और उसके बाद तांत्रिक ने मटके के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और कुछ मंत्र बोलते हुए उस आत्मा को मटके में कैद कर दिया और मंगल जी से कहा कि इस मटके को किसी सुनसान जगह पर रख कर आना है। कोई हिम्मतदार आदमी हो तो उसे भेज दीजिए। अब मंगल जी ठहरे सीधे साधे सरल आदमी और उन्हीं के जैसे उनके तीनों बेटे, तो किसी ने इस काम के लिए हामी नहीं भरी। लेकिन शीतल का बड़ा भाई जो कि वहीं मौजूद था, उसने कहा कि मैं रख कर आऊंगा। उसने अपने साथ एक और आदमी को लिया और मटके को उठाकर दोनों चौराहे की तरफ चल दिए। वहां उन्होंने मटका रखा और पीछे बिना मुड़े चुपचाप घर आ गए। इसके बाद तांत्रिक ने उड़द दाल और लोहे की कीलों को अभिमंत्रित करा और मंगल जी को थैली थमा दी। इस प्रक्रिया को कीलन कहा जाता है। इसमें जिस देवी या देवता की शक्ति के माध्यम से कील और उड़द को अभिमंत्रित किया जाता है, वो शक्ति उस घर की रक्षा करने हेतु बाध्य हो जाती है और घर के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। तांत्रिक ने शीतल को कुछ निर्देश दिए
जैसे किसी मृत्यु भोज में मत जाना, चावल मत खाना, किसी के कपड़े मत पहनना, ना अपने किसी को पहनने देना। इन निर्देशों के साथ ही तांत्रिक द्वारा सभी परिवार के सदस्यों के लिए ताबीज़ बनवाए गए। अब सब कुछ सामान्य था। परिवार के सभी सदस्य भी राहत की सांस ले पा रहे थे, क्योंकि अचानक हुई इन घटनाओं ने सबको डरा दिया था। लेकिन अभी भी आगे कुछ होना बाकी था, क्योंकि मंगल जी का परिवार शुद्ध सात्विक था और ये मुस्लिम तांत्रिक गौमांस और शराब का सेवन करने वाले थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं मंगल जी के पितृ और घर की कुल देवी कुल देवता सभी रुष्ट हो चुके थे। आप में से जो लोग तंत्र मंत्र और पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, उन्हें पता होगा कि कुल देवी कुल देवता घर के पित्त आदि का क्या महत्व है। अगर ये नाराज हो जाएं तो परिवार में ना उन्नति होती है और ना ही वंश वृद्धि हो पाती है। लेकिन मंगल जी के परिवार ने तो शॉर्टकट के चक्कर में स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब आगे जो कुछ भी घटित होगा वो भयावह तो होगा ही, लेकिन उतना ही कष्टकारी भी होगा। इस घटना के बाद थोड़े बहुत दिन सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन परेशानियां पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। कई पशु मर जाते, कई भैंस दूध देना बंद कर देती, कभी कोई अचानक बीमार होता और जितना भी कमाते सब डॉक्टरों और तांत्रिकों के चक्कर में खर्च हो जाता। सीधे शब्दों में कहे तो मंगल जी का परिवार कभी तरक्की नहीं कर पाया। कुछ वर्षों के बाद मंगल जी का एक हादसे में देहांत हो गया और अब तो परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि घर गृहस्थी का सारा भार उनके जवान बेटों पर आ गया, जिन्हें ना तो दुनिया की समझ थी और ना ही गृहस्थी की। लेकिन पता नहीं उनके परिवार की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी बस। पहले सिर्फ छोटी बहू को दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब घर की तीनों बहुएं भूत प्रेत के साए से ग्रसित होने लगी। और इन्हीं कारणों की वजह से जिस मुस्लिम तांत्रिक को मंगल जी का परिवार जानता तक नहीं था, आज उसी मुस्लिम तांत्रिक ने इस परिवार में अपनी जगह बना ली थी। वो मंगल जी की पत्नी को अम्मा कहता था, उनके बच्चों को भाई, और कुल मिलाकर हकीम खान नाम का तांत्रिक उन सब के लिए पारिवारिक हो चुका था। और समस्या की जड़ यही थी, जिस परिवार ने कभी मांस मदिरा तक ना देखा, उस परिवार में अब मांसाहार खाए जाने लगा, शराब पी जाने लगी। हालांकि मंगल जी के बेटे इन सब से दूर थे, लेकिन उनके बेटे का साला शमशेर सिंह उसी तांत्रिक के रंग में रंग चुका था। ये सिलसिला अनवरत चलता रहा, लेकिन कई सालों के बाद ये क्रम टूटने वाला था। मंगल जी के बड़े बेटे को 2 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था। लड़का जब 4-5 साल का हो गया था तो उसका कुआं पूजने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी रिश्तेदारों के साथ हकीम खां को भी बुलाया गया। वो अपने 2 अन्य चेलों के साथ कुआं पूजन के कार्यक्रम में पहुंचा और हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत हकीम खान आज कुछ ज़्यादा ही नशे में था। उसने सबसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी और उसने लगभग सभी रिश्तेदारों से गाली गलौज करी। जो कोई भी उसे समझाने का प्रयास करता वो उसे गालियां देकर भगा देता। इस सारे घटनाक्रम को मंगल जी की मंझली बहू पार्वती देख रही थी। हकीम खान का यह व्यवहार पार्वती से सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में आकर उसे गालियां देना शुरू कर दिया। शराब के नशे में धुत हकीम खान नाम का वो तांत्रिक, जिसे इस परिवार ने बहुत सम्मान दिया था, पार्वती की गालियां सुनकर गुस्से से चिल्लाता हुआ पार्वती के पास जा पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बदसलूकी करने लगा। इतने में वहां पार्वती का भाई आ पहुंचा। फिर क्या, कोई भाई अपनी बहन का अपमान कैसे सहन करता। उसने आव देखा रताव लाठी लेकर हकीम खान को पीटना चालू कर दिया और पीटते पीटते बाहर भगा दिया। शराब के नशे में धुत वो तांत्रिक गालियां देता हुआ वहां से जाने लगा और कह रहा था कि मैं बर्बाद कर दूंगा। इस घटना के बाद कभी भी वो उस घर में लौटकर नहीं आया, लेकिन उसे इस परिवार की सारी खबर रहती कि कौन बीमार है कौन नहीं। असल में उसने अपनी निम्न कोटि की शक्तियों को यहाँ पर स्थापित कर रखा था, जो कि उसे पल पल की खबर देती थी। इस घटना को कुछ महीने ही बीते थे कि फिर से मंगल जी के परिवार में पालतू जानवर अकारण मरने लगे। तीनों बहुएं परेशान रहने लगी और तीनों के बच्चे बड़े हो रहे थे
और परेशानियां भी इसके साथ ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मंगल जी के परिवार पर पहले मसानिक तंत्र का प्रभाव था और उसके अतिरिक्त उस मुस्लिम तांत्रिक के द्वारा कुल की मर्यादा तोड़ी गई, जिससे कुल के रक्षक देवी देवता भी रुष्ट थे और नए बखेड़े के रूप में जिस मुस्लिम तांत्रिक हकीम खान को रक्षक बनाकर लाया गया था वो भी अब भक्षक बन चुका था। कुल मिलाकर परिवार की स्थिति अब दयनीय हो चुकी थी। कुछ वर्षों तक यही चलता रहा और धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे थोड़े बड़े हुए। अभी तक सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ था। इसी क्रम में एक दिन मंगल जी की बड़ी पोती पिंकी अपने छोटे भाई सोमेश के साथ खेलने गांव के ही एक पुराने बाग में गई थी, जो कि ज़्यादातर समय सुनसान रहता था। सुनसान रहने के कारण यहाँ पर लोग ऊपरी बाधाओं से संबंधित टोने टोटके उतारे रख दिया करते थे। तो ऐसे ही किसी उतारे पर पिंकी का पैर पड़ गया और वो प्रेत आत्मा उसके सिर पर आ गई। उस पूरे बाग में उन दोनों भाई बहनों के अतिरिक्त कोई नहीं था। अचानक पिंकी नाचने लगी और नाचते नाचते सूखे कुएं में जा गिरी। पता नहीं सोमेश को क्या हुआ, वो चुपचाप वहां से घर आकर सो गया और उसने किसी को बताया तक नहीं कि पिंकी कहाँ है। शाम हुई तो सभी घर वाले उसे ढूंढने लगे। थोड़ी देर में ही ये बात सारे गांव में फैल गई और गांव में चारों ओर लोग टॉर्च लेकर पिंकी को ढूंढ रहे थे। लेकिन पिंकी उस कुएं में बैठकर रो रही थी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने रस्सी आदि डालकर उसे बाहर निकाल लिया। उसे काफ़ी चोटें आई थी तो डॉक्टर इलाज के बाद उसे घर लेकर गए। घर के आंगन में पिंकी एक चारपाई पर लेटी हुई थी। उसके पिता और मंगल जी के बड़े बेटे राजेंद्र भी वहीं पर बैठे हुए थे। साथ ही गांव के कई मिलने जुलने वाले भी पिंकी को देखने आए हुए थे। कुल मिलाकर लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा था। इसी बीच पिंकी बिस्तर से सहम कर खड़ी हो गई और आंगन से बाहर घर के मेन गेट की तरफ जाने लगी। राजेंद्र ने रोककर पूछा, कहाँ जा रही हो? तो पिंकी रोने लगी और कहने लगी, गेट पर वो आदमी खड़ा है और मुझे बुला रहा है। देखो। सबने गेट की तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। सब समझ गए कि जरूर किसी भूत प्रेत का मैटर हो गया है। किसी ने गांव के ही एक भगत को बुलाने का सुझाव दिया और सबने हामी भरी और भगत को बुलाया गया। उसने बताया कि उस बाग में कुएं में जिस लड़के ने खुदकुशी करी थी वही इस बच्ची के ऊपर है। मैं बबूत देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। बबूत देकर भगत जी भी चले गए और अन्य गांव वाले भी। सिर्फ परिवार के लोग और राजेंद्र बैठकर कुछ बात कर रहे थे। इतने में पिंकी दोबारा घर से बाहर जाने लगी और कहने लगी, वो आदमी मुझे बुला रहा है। जैसे तैसे उसे रोका गया और बैठाया गया। सारा परिवार न जाने कितने सालों से इन सब चक्करों को झेल रहा था और अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी कि कहाँ जाएं, क्या करें। इतने में राजेंद्र ने उठकर हाथ पैर धोए और आंगन में बैठकर अपने कुल देवता देव बाबा को याद करने लगा, जो कि पूर्वी राजस्थान समेत मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पूजे जाते हैं। इतने वर्षों में शायद इस परिवार ने कभी इतने भाव और श्रद्धा से अपने कुल देवता को याद किया हो। अचानक से सबको घोड़ों के दौड़ने की आवाज आने लगी, मानो कुल देवता महाराज स्वयं घोड़े पर सवार होकर उनकी रक्षा करने आ रहे हों। घोड़े के पैरों की आवाज बंद हुई और एक तेज हुंकार के साथ राजेंद्र के शरीर पे कुल देवता सवार हुए। चूंकि इतने वर्षों तक वो अपूज्य रहे थे, इसी कारण उनका वेग काफी अधिक था। ये मानिए राजेंद्र बैठे बैठे हवा में 5 फीट तक उछलता और फिर नीचे गिरता, फिर उछलता और फिर नीचे गिरता। और जो हुंकार थी कुल देवता की, वो अपने आप में ही भूतों के समूह को भयभीत कर देने वाली थी। थोड़ी देर बाद कुल देवता ने बोलना शुरू करा और शुरू से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को कह सुनाया। अपनी गलतियों को जानकर सभी परिवार के सदस्य ने कुलदेवता के सामने क्षमा याचना करी और आगे से भविष्य में कोई उनके घर में शराब और मांस का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा वचन दिया। और बदले में कुलदेवता श्री देव महाराज ने उन्हें रक्षा का वचन दिया और कुल शक्तियों की पूजा विधि समझाई, जिससे अभी तक सब अछूते थे। और कुलदेवता शरीर छोड़कर चले गए। कुलदेवता के आवेग से राजेंद्र का शरीर पूरी तरह निढाल हो गया, लेकिन उनकी वर्षों से चली आ रही समस्याएं
एक झटके में दूर हो गई थी। जिस मसानिक तंत्र का प्रभाव उनके परिवार के ऊपर इतने वर्षों से था, उसे कुलदेवता ने अपने बल से पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज मंगल जी का परिवार सुख समृद्धि से भरपूर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कुल शक्तियों की कृपा से आज तक उन्हें कोई परेशानियां नहीं हुई। ये घटना हमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि भले ही कैसी परिस्थिति हो, हमें अपने कुल की मर्यादाएं नहीं तोड़नी चाहिए एवं अपनी कुल शक्तियों का पूजन भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि बाहर की शक्तियां भले ही कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर घर का चौकीदार, घर का रक्षक प्रसन्न नहीं है तो कभी सुरक्षा नहीं हो सकती। आपका इस घटना पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। सुनसान सड़क पर एक बस आकर रुकती है। उसमें एक लड़की सवार होती है और सीट पर बैठकर वो अपने बैग से एक चोटी निकालती है और वो चोटी उसके बालों में जुड़ जाती है। मनु दांतों में उंगली दबाए देख रहा है। कौतूहल से उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो तेजी से चौंक जाता है। अबे क्या ये फालतू फिल्में देखता रहता है? वो स्त्री कल आना, यही सब देखने की वजह से तू इतना डरपोक हो गया है। देखना ही है तो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज देखा कर, क्या कमाल के आइडियाज होते हैं उनमें। राहुल ने बोला। तू भी किसे ज्ञान दे रहा है? ये खुद पंडित है, सारा दिन इसके पिताजी से शास्त्रों का ज्ञान देते रहते हैं। कभी थोड़ा समय मिल गया तो इसे मजे लेने दे। सुमित ने बेड पर लेटते हुए कहा। वैसे मनु, अब तक तेरे पिताजी ने तुझे संस्कृत के सारे ग्रंथों का अध्ययन करा दिया या कोई बाकी है? नवीन मेज पर पड़े मोटे से ग्रंथ को उठाते हुए बोला। अगर कभी गलती से तुम कोई भूत प्रेत चिपट जाए ना तो तुम्हारा दोस्त मनु पंडित ही तुम्हारी जान बचाएगा। मनु ने टीवी बंद करते हुए अपने तीनों दोस्तों से कहा। पहली बात तो भूत प्रेत होते नहीं, और अगर होते भी हैं तो तेरा भाई राहुल बिना डिग्री का इंजीनियर है। वो अपने बनाए हुए लेटेस्ट गैजेट से भूतों को भस्म कर देगा। राहुल ने अपने कॉलर खड़े करते हुए कहा। किसी को भी जीतने के लिए ताकत की जरूरत होती है। मेरी मसल्स देख, भूतों की तो मैं चटनी बना दूं। सुमित ने बोला। ठीक है, अगर तुम लोग अपने आप को इतने ही बहादुर समझते हो तो कल मेरे साथ बैंगलोर चलो। जिस गांव की कहानी है उसी गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। कुछ दिन वहीं चलकर रहते हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो चुड़ैल से मुलाकात भी हो जाएगी तुम्हारी। अब तक चुप खड़े सुमित ने कहा। तुम तीनों को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नकारेपन से पहले ही परेशान थे, पर मैं पिताजी को क्या कहूंगा? मनु बोला। अब कुछ तो बहाना बना, वरना इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते ही बुढ़ा हो जाएगा। राहुल ने एक मोटी किताब उठाकर बोला। कोशिश करता हूं। मनु ने राहुल के हाथ से किताब लेकर अपनी आंखों से लगाते हुए कहा। ठीक है, फिर कल सुबह मैं तुम तीनों को लेने आता हूं, सुमित बोला। राहुल, मनु, सुमित और नवीन, ये चारों बचपन के दोस्त थे। मनु के पिताजी प्रकांड पंडित थे। उन्होंने मनु को वेद, पूर्ण, शास्त्रों सबका ज्ञान दिया था। मनु ने भी सब धर्म ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लिया था, पर मनु के पिताजी उसके तीनों दोस्तों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो तीनों ही नकारा थे। राहुल की रुचि टेक्नोलॉजी में थी और उसका ज्यादा समय नए नए गैजेट्स बनाने में जाता था। नवीन बॉडी बिल्डर था और उसका पूरा दिन जिम में बीतता था। सुमित अमीर पिता की इकलौती संतान था। ये चारों ही कोई काम तो करते नहीं थे। सुमित ही इन सबके खर्चे के लिए पैसों का प्रबंध करता था। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी। वो थोड़ी कच्ची सी सड़क थी। दोनों तरफ जंगल था और सड़क पे कुछ खास ट्रैफिक नहीं था। वातावरण में अजीब सी खामोशी थी और सड़क किनारे पेड़ों की आकृति भी अजीब सी दिख रही थी। कई बार तो ऐसा भ्रम हो रहा था जैसे कोई उन पर उल्टा लटका हुआ है। चारों ओर वातावरण में फैले बोझिल सन्नाटे को महसूस कर रहे थे, पर कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। शायद ये उस इलाके का ही असर था। और जैसे ही गाड़ी गांव में पहुंची, उन्होंने देखा
कि हर घर के बाहर मोटे मोटे लाल अक्षरों में लिखा था नालेबा। नालेबा यानी कि कल आना। सुमित की गाड़ी की आवाज सुनकर उसकी मौसी और उनका बेटा रवि बाहर आ गए। बेटा, बहुत देर कर दी तुमने आने में। तुम तो जानते हो ना, इस इलाके में शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। चलो जल्दी सामान उतारो और अंदर आ जाओ, मौसी ने चिंता भरी आवाज में कहा। सुबह रवि अपने दोस्त भोलू के साथ उन चारों को गांव घुमाने ले गया। भोलू उसके साथ वाले घर में रहता था। ये चुड़ैल का क्या किस्सा है? सुमित ने पूछा। रवि ने बताना शुरू किया। कई किस्से हैं। कोई कहता है बरसों पहले इस इलाके में एक लड़का लड़की ने घर से भागकर शादी करी थी। वो दोनों अलग अलग जाति के थे। उनकी शादी हुई ही थी कि लड़की के घर वालों ने लड़के की हत्या कर दी और लड़की ने इसके बाद कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। तभी से कहते हैं कि उसकी आत्मा इस इलाके में घूम रही है। रात के समय वो युवा लड़कों को उठा ले जाती है जो कि कभी वापस नहीं आते। जिस घर के बाहर नालेबा नहीं लिखा होता वो उस घर के दरवाजे को खटखटाती है और दरवाजा खुलने पर वो लड़के को उठाकर ले जाती है। वो रूप बदलती है। कोई कहता है एक चुड़ैल है जो सालों से इस इलाके में रहती है। वो लड़कों को उठाकर उनकी बलि चढ़ाती है। भोलू ने बताया। अरे मैं भूल ही गया, राहुल बोला। मैं तुम्हारे लिए लॉकेट लाया हूं। राहुल ने भोलू और रवि को लॉकेट दिए। रवि और भोलू थोड़ी देर के लिए दूर हुए तो राहुल बोला, यही मौका है हमारे पास अपने आप को साबित करने के लिए। हमें उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पर कैसे? नवीन ने पूछा। मेरे लेटेस्ट गैजेट्स इंफ्रारेड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैकिंग से किसी भी असामान्य गतिविधि को पकड़ सकते हैं, राहुल ने बोला। अगर चुड़ैल मिल जाए तो मैं भी मंत्रों की शक्ति से उसे बांध सकता हूं, मनु ने कहा। पागल हो गए हो क्या? ये आत्महत्या करने जैसा है, सुमित ने अपनी राय दी। पर यही मौका है अपनी ताकत दिखाने का, नवीन ने सहमति दी। और उसके बाद शुरू हुई चुड़ैल को पकड़ने की प्लानिंग। शाम को घर के अंदर जाते हुए सुमित ने भोलू के घर के बाहर लिखे नालेबा पर बड़ा सा स्टिकर लगा दिया, जिसके नीचे नालेबा छुप गया और अब इंतजार था रात होने का। रात को चारों पूरी तरह से तैयार थे। राहुल के लैपटॉप पर गांव की सड़कों के दृश्य थे। उन्होंने चोरी छुपे गांव में कई जगहों पर कैमरा लगा दिए थे और भोलू को राहुल ने जो लॉकेट दिया था उसमें कैमरा और जीपीएस चिप थी। वो चारों लैपटॉप को एकटक देख रहे थे और कुछ होने का वेट कर रहे थे। चारों की सांसें तेज चल रही थी और कमरे में इतना सन्नाटा था कि उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। रात का 1 बज गया था और तभी भोलू के घर के बाहर कोई स्त्री नजर आई और उसने दरवाजा खटखटाया। भोलू ने पूछा, कौन? रवि की आवाज में जवाब मिला, भोलू दरवाजा खोल, सुमित भैया की तबीयत अचानक खराब हो गई है, डॉक्टर को बुलाने जाना है। आ रहा हूं, यह कहकर भोलू ने दरवाजा खोल दिया और चारों सांस रोककर लैपटॉप पर ये देख रहे थे। जैसे ही भोलू ने दरवाजा खोला, स्त्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों एक परछाई से बनकर हवा में कहीं गायब हो गए और चारों की सांसें यहां पर रुक गई। चारों ने लैपटॉप पर उन्हें थोड़ी देर जाते हुए देखा और जब वह सीमा पार कर गए, चारों तेजी से भागे और गाड़ी में बैठ गए। राहुल जीपीएस लोकेशन बता रहा था और उस हिसाब से सुमित गाड़ी चला रहा था। चारों की सांसें तेज चल रही थी और वो गांव से थोड़ा बाहर आ गए थे। उसके बाद जीपीएस लोकेशन एक कच्चे रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। सुमित ने गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतार दी और उस समय वो घने जंगल में थे। तेज चलती हुई हवा ऐसी लग रही थी जैसे कोई कानों में सीटी बजा रहा हो और तभी दूर किसी जानवर के रोने की आवाज आई। यार, मैंने मना किया था, सुमित बोला। क्यों पंगा ले लिया तुम लोगों ने? अगर भोलू को कुछ हो गया तो मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। घबरा मत, कुछ नहीं होगा उसे, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे उसे, राहुल ने बोला। वो घने जंगल के बीच में पहुंच गए थे और अचानक लैपटॉप में भोलू की लोकेशन आना बंद हो गई। राहुल लैपटॉप के कीबोर्ड पर कई बार बटन दबाए जा रहा था पर कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही थी।
लगता है कुछ गड़बड़ है, आसपास ही होना चाहिए। चलो उतर कर देखते हैं। चारों जने गाड़ी से उतर गए और सुमित के हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी में चारों आगे बढ़ रहे थे। उनके सिर के पास से एक पंछी निकला और वो एकदम से घबरा गए। वो घबरा कर रुक गए पर फिर हिम्मत करके आगे बढ़े। उन्हें लगा जैसे पेड़ों पर इंसान उल्टे लटके हुए हैं और उन्होंने ध्यान से देखा तो वो मुर्दा इंसानी शरीर थे। अब सुमित के साथ साथ नवीन को भी डर लगने लगा था और अंधेरे में वो लोग आगे चले जा रहे थे। जंगल से जानवरों की भी भयानक आवाजें आ रही थी और तभी उनके कैमरे ने फिर से सिग्नल पकड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि वो एक गुफा थी जिसके अंदर एक राक्षस की विशालकाय मूर्ति थी और दीवारों पर जगह जगह बड़ी बड़ी मशालें जली हुई थी। दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां टंगी हुई थी और मूर्ति के गले में खोपड़ियों की माला। उसके हाथों में इंसानी आंखों को जोड़कर बनाया गया ब्रेसलेट था। उन्होंने देखा भोलू उस मूर्ति के आगे बेहोश लेटा हुआ है और उसी के पास एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल की हाइट लगभग 15 से 20 फुट ऊंची होगी और उसका रंग बिल्कुल काला था। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी और वो स्त्री बड़ी भयानक हंसी हंसने लगी और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। चारों के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उस स्त्री ने एक पैर भोलू की छाती पर रखा और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और तभी उसके चारों ओर काले काले भयानक शक्ल के राक्षस आ गए और वो जोर जोर से बड़े बड़े ढोल बजा रहे थे और कुछ राक्षस ढोलकी पर डरावना नाच कर रहे थे। चुड़ैल मंत्र पढ़े जा रही थी और भयानक संगीत पर राक्षस नाच रहे थे। तभी उस चुड़ैल ने भोलू को कंधे से पकड़कर मूर्ति के सहारे उठाया और दोनों हाथ उसके सिर पर रखकर उसको दबाने लगी। आवाज के साथ गोलू का सर एकदम से फट गया जैसे किसी अमरूद को दबाने पर होता है। सर में से खून का फव्वारा निकलकर चुड़ैल के मुंह पर पड़ा और चुड़ैल ने जीभ को ऐसे लपलपाया जैसे किसी स्वादिष्ट चीज का स्वाद ले रही हो। फिर उसने भोलू के सिर पर मुंह रखा और उसका खून पीने लगी और जब सारा खून खत्म हो गया तो उसने भोलू को फिर से लेटा दिया और अपने लंबे लंबे नाखूनों से भोलू के सीने को चीर दिया और उसमें से उसका दिल निकालकर उसको खाने लगी। राक्षस ढोल बजाए जा रहे थे और उस पर नाच रहे थे। अब चुड़ैल ने उसके शरीर के 2 टुकड़े करे और राक्षसों की तरफ फेंक दिए और वो ढोल बजाना छोड़कर उसके शरीर पर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर खाने लगे। राहुल ने लैपटॉप बंद कर दिया और इतना विभत्स दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई थी। मैंने पहले ही मना करा था, अब क्या करें? सुमित बोला। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस चुड़ैल को मारे बिना घर नहीं जाऊंगा। सुमित ने कहा, हम तेरे साथ हैं। चारों ने आगे बढ़ना शुरू करा और राहुल के लैपटॉप पर कुछ सिग्नल आए। भोलू के जीपीएस से सिग्नल मिल रहे हैं, इसका मतलब हम आसपास हैं। चारों चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी तो उन्होंने टॉर्च बंद कर दी। वो सावधानी से बिना आहट करे गुफा के अंदर गए और वो जैसे ही आगे बढ़े बिना सर के शरीर वाले आदमी ने उन पर भाले से हमला कर दिया। परंतु नवीन सावधान था। उसने झुककर खुद को बचाया और पास ही दीवार पर लगी मशाल से उस पर हमला कर दिया और इतने में मनु ने वो भाला उठाकर उस शरीर के सीने में घोंप दिया और वो शरीर कहीं गायब हो गया। अपनी पहली सफलता से उनके चेहरे पर चमक आ गई और वो लोग आगे बढ़े। अब उन्हें ढोल का कान फोड़ू भयानक संगीत साफ सुनाई दे रहा था और उनकी धड़कनें बढ़ गई थी। थोड़ी देर में वो गुफा के उस हाल नुमा भाग में थे जिसमें राक्षस की विशालकाय मूर्ति थी और हाल ही में भोलू के शरीर के टुकड़े जगह पर बिखरे हुए थे। अब भी कुछ राक्षस भोलू के मांस को नोच रहे थे। तभी उन्हें कुछ राक्षसों ने चारों ओर से घेर लिया और वो उन्हें चुड़ैल के सामने ले गए। इस समय चुड़ैल अपने असली रूप में थी। उसकी ऊंचाई लगभग 20 फुट होगी और उसके सामने चारों खिलौने लग रहे थे। चुड़ैल ने अपनी लाल आंखें खोलकर इन्हें देखा तो सुमित की सांसें रुक सी गई और उसके दांत जंगली जानवरों की तरह लंबे
और नुकीले थे। ये देखकर सुमित एकदम से घबरा गया। उसे भोलू की जगह चुड़ैल के हाथ में अपना सर दिखाई देने लगा और उसके होंठ सूखने लगे। चुड़ैल ने एक भयानक खट्टास करते हुए बोली, एक साथ 4 शिकार, मजा आ गया। बंदी बना लो इन्हें, कल सूर्य ग्रहण है। कल राक्षस देवता के सामने इनकी बलि दूंगी। इसी समय का मुझे वर्षों से इंतजार था। मेरे राक्षस पति ही मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे कई दुर्लभ कलाएं सिखाई और उन्होंने मुझे बताया कि अगर सूर्य ग्रहण के दिन मैं 4 लोगों की बलि देकर यज्ञ करूं तो मैं अमर हो जाऊंगी और मेरी शक्तियां 100 गुना बढ़ जाएंगी। हमने यज्ञ की सारी तैयारी कर ली, पर उस दिन मुझे 3 ही लोग मिले। मेरे मन में बेईमानी आ गई और मैंने सोचा अपने पति की भी बलि दे दूं तो मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगी। पर मेरे पति ने मेरे इरादे भांप लिए और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मुझे श्राप दिया कि मैं इस नगर की सीमा से बाहर नहीं जा सकती और मैं तब तक किसी के घर में नहीं जा सकती जब तक कि वो मुझे खुद अपनी इच्छा से अपने घर के अंदर ना आने दे। उसके बाद मेरे पति ये शहर छोड़कर चले गए। जिन घरों के बाहर नालेबा यानी कल आना लिखा होता है, मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती, वरना मैं भस्म हो जाऊंगी। मैं रोज गांव में जाती हूँ, पर मुझे महीनों तक भूखा रहना पड़ता है। फिर किसी न किसी दिन कोई मूर्ख अपने घर से नालेबा मिटा देता है या रात को घर से बाहर निकलता है तो मुझे खाना मिलता है। लगता है राक्षस देवता मुझसे खुश हो गए, तभी तुम चारों को मेरे पास भेज दिया। ये कहकर चुड़ैल ने उनकी ओर फूंक मारी और उनके चारों ओर एक गोला सा बन गया जिसके अंदर वो कैद हो गए। मनु ने आंखें बंद करी और कुछ मंत्र बोले और एक दिव्य रोशनी सी हुई और वो लोग उस गोले से आजाद हो गए। चुड़ैल हैरान रह गई। उसने अपना हाथ उठाया और तभी नवीन पूरी ताकत के साथ चुड़ैल के पंजे पर कूदा और चुड़ैल पीछे गिर गई। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही मनु ने जेब से एक बोतल निकाली और उस पर अभिमंत्रित जल छिड़क दिया और बोला, जल्दी भागो, अभी हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम पूरी तैयारी के साथ फिर आएंगे। मैंने कुछ मिनटों के लिए इसकी शक्ति को बांध दिया है, जल्दी यहाँ से निकलो। चारों लोग गाड़ी की तरफ भागे। वो कार के पास पहुंचने वाले थे कि उन्होंने देखा चुड़ैल तेजी से उनकी ओर आ रही थी। सुमित ने टॉर्च का शक्तिशाली प्रहार अपने माथे पर करा। उनकी तेज धार बह निकली। उसने बाकी लोगों से बोला, जल्दी से कार में बैठो। उसने अपनी उंगली माथे पर लगाई और अपने खून से अपनी उंगली को लाल करा और उसने कार के शीशे पर जल्दी से कुछ लिखा और इससे पहले कि चुड़ैल उन तक पहुंच पाती वो गाड़ी में बैठ गए थे। चुड़ैल अपनी लाल लाल आंखों से गाड़ी के शीशे को घूर रही थी जिस पर लाल खून से लिखा हुआ था, नालेबा, यानी कि तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरीज। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो पे हम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी बेहतरीन हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।